जिन फीमेल्स को घर में बोलने नहीं दिया जाता या जिन फीमेल्स के पास अपनी बात शेयर करने के लिए कोई नहीं होता ना, उनको थायराइड हो जाता है। आप अपनी हॉरोस्कोप जो है ना, वो परमात्मा से खुद लिखवा के लाते हो अपने पिछले जन्मों के कर्मों के आधार। जिस भी व्यक्ति का छठा और आठवां कनेक्ट होगा ना, तो क्या होगा, आपको ऐसी बीमारी होगी जो मृत्यु दे। मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, ओपन चैलेंज। अगर डायबिटीज 300, 350, 400 पार है, अपने घर के ईस्ट साउथ ईस्ट में जाके देख लो, आपको वहां पे फायर एलिमेंट मिलेगा ही मिलेगा। आज हम बात करने वाले हैं किस तरीके से आप अपनी खुद की कुंडली देख के अपनी हेल्थ की सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। मैं वास्तु गुरु अभिषेक को मेरे ख्याल चौथी पांचवी बार आपके चैनल पे, और वैसे तो आपकी कृपा से सब जान गए हैं। पहले जो लोग जानते थे वो तो जानते ही थे, बट मैं वास्तु गुरु अभिषेक गोयल, फाउंडर ऑफ वास्तु अभिषेक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। किस तरीके से जो भी हमको देख रहे हैं वो अपनी हेल्थ को जान सकते हैं कि मेरे को प्रॉब्लम्स कहाँ आ सकती है और मृत्यु कहाँ पे हो सकता है। सबसे पहले ना, आज तक जब भी हमने बात की तो हमने केवल पैसों के ऊपर बात की, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ना मैं एक क्लाइंट से मिला और आप बिलीव करोगे, उनकी नेट वर्थ जो है ना वो 2000 करोड़ के आसपास है, लेकिन उनके बेटे को एक ऐसी इलनेस जिसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है। ठीक है, तो तब जाके ना मुझे थोड़ा सा ऐसा रियलाइजेशन हुआ कि पैसा एक अपनी जगह ठीक है, लेकिन अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है ना, तो वो पैसा किसी काम का नहीं है। ना तो आप उसको खाने पीने में मजे ले सकते हो, भाई हेल्थ खराब नहीं होगी, डॉक्टर छत मना कर देगा, बॉइलिंग फूड पे आ जाओगे, ना आप घूम फिर सकते, ना आप खा पी सकते, ना मजे कर सकते। तो ना इसलिए हेल्थ इज द मेजर वेल्थ। ठीक है, तो इसलिए मेरा मन हुआ कि आज ना हेल्थ के ऊपर बात करते हैं। तो अब हेल्थ में ना सबसे पहले पत्री से करते हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है वास्तु में, हेल्थ में एस्ट्रोलॉजी। पत्री के बाद हम चलेंगे वास्तु के ऊपर। ठीक है, तो जैसे हॉरोस्कोप की अगर हम बात करें तो टोटल 12 हाउसेज हैं। ठीक है, वो पहला दूसरा टोटल 12 हाउसेज हैं। इन 12 हाउसेज में जो सबसे मेजर जो हाउस है, जो हेल्थ प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करता है, वो है छठा घर, 6th हाउस। ज्योतिष में 6th हाउस बताता है कि आपको अपनी लाइफ में किस प्रकार की हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, बॉडी के कौन से ऑर्गन में हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, किस प्रकार की हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, कब हो सकती है, वो दशाओं में पता चलेगा। 6th हाउस के बाद एक दूसरा हाउस है 8th हाउस। एस्ट्रोलॉजी में मृत्यु को रिप्रेजेंट करता है, डेथ को रिप्रेजेंट करता है। तो 8th हाउस भी हेल्थ के कंटेक्स्ट में लेते हैं। अब इसमें क्या होता है, ज्योतिष में ना जो हाउसेज है ये मिल के काम करते हैं। जैसे अकेला छठा घर काम नहीं करेगा, छठे घर के साथ अगर पहला घर मिलता है तो नॉर्मल हेल्थ इशू हो, लेकिन अगर छठा घर 8वें घर के साथ कनेक्ट हो जाए, हेल्थ प्रॉब्लम, 6th हाउस, 8th हाउस, मृत्यु। तो मतलब जिस भी व्यक्ति का छठा और 8वां कनेक्ट होगा ना, तो क्या होगा, आपको ऐसी बीमारी होगी जो मृत्यु दे। मतलब क्रॉनिक इलनेस। जैसे क्रॉनिक इलनेस क्या हो सकती है, एड्स, कैंसर, हार्ट अटैक्स, ये सब चीजें क्रॉनिक इलनेस होंगी। उसके बाद एक तीसरा घर, वो है 12th हाउस। 12वां घर रिप्रेजेंट करता है हॉस्पिटलाइजेशन को। वैसे 12वें घर के ना, जैसे ज्योतिष में क्या होता है, एक घर के बहुत सारे एट्रीब्यूट है। ठीक है, जैसे 12वां घर विदेशों को भी रिप्रेजेंट करता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को भी रिप्रेजेंट करता है, मेडिटेशन को भी रिप्रेजेंट करता है, खर्चे को भी रिप्रेजेंट करता है, इन्वेस्टमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है, दूसरी दुनिया मोक्ष को भी रिप्रेजेंट करता है, इंटरनेट को भी रिप्रेजेंट करता है। लेकिन ज्योतिष में क्या होता है, जब हम एक पर्टिकुलर कंटेक्स्ट के ऊपर बात कर रहे होते हैं ना, तो हमें उस हाउस से उसी कंटेक्स्ट में रहना है। तो हमारा कंटेक्स्ट क्या है, हेल्थ। तो 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है हॉस्पिटलाइजेशन। तो अगर मान लो 6 घर अकेला है तो आपको नॉर्मल हेल्थ इश्यूज रहेंगे, मतलब दवाइयां खाते रहोगे आप। छठा 8वें के साथ कनेक्टेड हो गया तो क्रॉनिक इलनेस हो जाएगी। छठा 12वें के साथ कनेक्ट हो गया तो ऐसा हेल्थ इशू जिसमें हॉस्पिटलाइजेशन होनी पड़ रही है। कॉम्बिनेशन समझ पा रहे हो? तो ये होगा। कनेक्शन कैसे होगा, थोड़ा समझाओ। पत्री में जैसे मान लो फॉर एग्जांपल छठे घर का जो लॉर्ड है, फॉर एग्जांपल वो शुक्र है, शुक्र का नक्षत्र मान लो मंगल है और वो बैठा है 12वें घर में, तो शुक्र और मंगल आपस में कनेक्टेड है, तो 6 और 12 आपस में कनेक्ट हो गया। या कोई एक ऐसा प्लैनेट जिसका प्लैनेट मान लो शुक्र बैठा है आपका छठे घर में, लेकिन उसकी राशि दूसरी या 7वीं बैठी है 12वें घर में, तो 6-12 कनेक्ट हो गया ना। तो जैसी शुक्र की दशा एक्टिव होगी तो वो हेल्थ इशू की वजह से हॉस्पिटलाइजेशन होनी पड़ जाएगी। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाइड करते हैं ऑडियंस के लिए ताकि वो समझ पाए।
थोड़ा इसको आसान तरीके से बताओ। आप एक पत्री का डब्बा बनाओ, ठीक है, ठीक है, कोई भी ऐप में खोल लिया, कोई भी आप पत्री ऐप। पत्री का डब्बा, उसमें मान लो 6th हाउस के अंदर आपको दो चीजें मिल सकती हैं। नंबर तो लिखा ही लिखा होगा, जो नंबर लिखा है उसको राशि नंबर बोलते हैं, 1 से लेकर 12 तक कोई भी नंबर हो सकता ठीक है, हम साइड में दिखा देंगे आपको 1 से 12 क्या है, है। 1 से 12 तक। मान लीजिए छठे घर में एक नंबर लिखा है, तो एक नंबर रिप्रेजेंट करता है मंगल को। मंगल उस पत्री में बैठा है 12वें घर में, तो मंगल को जब हम डिकोड करेंगे तो हम बोलेंगे मंगल जो है वो बैठा 12वें घर में, उसकी राशि जो है वो छठे घर से और 8वें घर, मतलब छठा घर पहली राशि और 6 के बाद पहले घर में। तो मंगल की दो राशियां, एक बैठी होगी छठे घर में, एक बैठी होगी पहले। तो अगर मान लीजिए छठे घर में अगर पहला नंबर लिखा है और मंगल बैठा है 12वें घर में, तो मंगल को डिकोड कैसे करोगे? मंगल 12वें घर में बैठा है, छठे घर में उसकी एक राशि और पहले घर में उसकी एक राशि। तो मंगल का कनेक्शन 12 से भी हो गया, मंगल का कनेक्शन 6 से भी हो गया, मंगल का कनेक्शन 1 से भी हो गया। ठीक है, तो जैसे ही मंगल की दशा आएगी ना, या किसी भी प्लैनेट की दशा में मंगल नक्षत्र लॉर्ड में आएगा, रिजल्ट में आएगा, तो व्यक्ति को हेल्थ इशू, हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से हॉस्पिटल जाना पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब, और अगर आप चाहे तो हमारे नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर हम इन वीडियोस के क्लिप वर्जन डालते हैं, जहां पर आप 5-6 मिनट के अंदर ही बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो अभी आपने बोला था कि पहला घर भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है, तो अभी छठा भी आ गया, 12वां भी आ गया, पहला भी आ गया। 6, 8, 12 मेजरली तो 3 देखेंगे, 6, 8 और 12। ठीक है, तो अभी 6, 8, 12 को थोड़ा सा और डिटेल में लेके चलते हैं कि मेरे को पता लगे मेरे को बीमारी कहाँ पे होगी। मेरे को ये पता लग गया कि छठे में है, दिस मीन्स कुछ ना कुछ मेरे को बीमारी हो सकती है। 12वें में कोई दिक्कत है तो मतलब हॉस्पिटलाइजेशन भी होगा, इतनी बड़ी बीमारी हो सकती है। और अगर 8वें में हुआ तो बंदे को डेथ भी हो सकती है। बिल्कुल हो सकता बट वो रीजन क्या होगा वो कैसे पता लगेगा? है। सबसे पहले ना हम छठे घर की बात करते हैं, ठीक है। छठा घर आप पकड़ लो, हेल्थ इशू। एक चार्ट मैं आपको दूंगा, उसके अंदर एक व्यक्ति है, पूरा बॉडी पार्ट्स हैं, और उसमें 1, 2, 3, 4 नंबर लिखे हैं बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स पे। जो 1, 2, 3, 4 नंबर है ना, वो राशियां हैं। जो 12 राशियां होती है, अगर आप एक ह्यूमन बॉडी को 12 भागों में बांट दो तो वो हर राशि का एक अलग एरिया आता है। जैसे फॉर एग्जांपल इतना जो एरिया है, यहां से लेकर ऊपर तक का एरिया, ये मेष राशि को रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट राशि। यहां से यहां तक का जो एरिया है, आंख और नाक, ये 2 नंबर राशि। यहां से बोलना, गला और ये हाथ, इतना एरिया, ये 3 नंबर राशि हो गई। चेस्ट 4 नंबर राशि। फिर यहाँ पे जो आपका मणिपुर चक्र है, हार्ट है, ये 5वीं राशि हो गई। पेट, नाभि 6ठी राशि हो गई। सेक्सुअल ऑर्गन्स 7वीं राशि हो गई। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स 8वीं राशि हो गई। ये जांग का एरिया 9वीं राशि। घुटने 10वीं राशि। ये वाला जो एरिया है ये 11वीं राशि। और पैर का तलवा 12वीं राशि। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब मान लीजिए आपके छठे घर में, आपके 6th हाउस में अगर पहला नंबर लिखा है, सिंपलेस्ट फॉर्मूला को जो देख रहा है ना, अगर उसने अपनी पत्री, डेट, टाइम, प्लेस खोल के सामने बैठा है ना, तो वो मैच कर सकते हैं। अगर छठे घर में एक नंबर लिखा है तो सर में दर्द की प्रॉब्लम 24 घंटे बनी रहती हो, कितनी मर्जी दवाइयां खा लो, सर दर्द का इशू रहेगा ही रहेगा। 2 नंबर लिखा है, आंखों से रिलेटेड तकलीफ रहेगी। 3 नंबर लिखा है, इतने एरिया में तकलीफ रहेगी, गले में तकलीफ रहेगी, दांतों में, कैविटी एरिया में तकलीफ हो सकती है। चौथे में स्टमक, ये चेस्ट इश्यूज, चेस्ट कंजेशन। 5 लिखा है तो हार्ट वाले एरिया में, इतने एरिया में, मणिपुर चक्र में, यहाँ पे। 6 नंबर है तो पेट की समस्या रहेंगी। 7 नंबर है, सेक्सुअल ऑर्गन्स में प्रॉब्लम होगी। 8 नंबर है, पाइल्स की प्रॉब्लम, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में प्रॉब्लम। 9 नंबर है, जांघों में तकलीफ। 10 नंबर घुटने में तकलीफ। 11 नंबर इस पार्ट में, और 12 नंबर पैर का तलवा। ये सिंपलेस्ट फॉर्मूला है, आप अपना नंबर देख लो। अच्छा, इसमें एक चीज और है। अब व्यक्ति मान लो वीडियो देख के उसने बोला यार मेरे तो 5 लिखा है, मेरे हार्ट में कोई तकलीफ नहीं है, ये क्या बोल रहा है? देखो, जब बच्चा छोटा पैदा होता है, ये पता है क्या होता है, जो आपकी हॉरोस्कोप है ना, आप अपनी हॉरोस्कोप जो है ना, वो परमात्मा से खुद लिखवा के लाते हो अपने पिछले जन्मों के कर्मों के आधार। जिस बंदे की पत्री में
मान लो छठे घर में 5 नंबर लिखा है, अगर उसको हेल्थ इशू रिलेटेड टू हार्ट अगर आज नहीं है तो कल हो सकता है। उसके लिए उसको क्या करना है, उसके लिए उसको उपाय क्या करना है, उसके लिए उसको बाकी बॉडी पार्ट्स में वो ध्यान रखे या ना रखे, अपनी हार्ट हेल्थ का ध्यान जरूर। जैसे उसको हर छठे महीने लिपिड प्रोफाइल करानी है, अपना कोलेस्ट्रॉल, अपना LDL HDL, ये थोड़ा सा उसको कंट्रोल करके चलना है। दैट्स इट। जरूरी नहीं है कि आपको आज प्रॉब्लम हो, जरूरी नहीं है, लेकिन फ्यूचर में इस इशू, अब मान लो घुटनों में तकलीफ तो एक एजेड व्यक्ति को ही होती है ना, घुटनों का पानी जवानी में तो सूखता नहीं। लेकिन अगर पत्री के अंदर छठे घर में 10वीं राशि है तो घर में भी, और वो व्यक्ति लाइफ में भी कुछ ना कुछ ऐसा करेगा, कुछ ना कुछ ऐसा करेगा कि उसके घुटनों में तकलीफ होगी हो। ठीक है, ठीक है, अगले वाले की तरफ चलते हैं। हाँ। 8वें की जगह 12 का पहले बात करते हैं, फिर 8 के बारे में बात करें। पहले 12 पे करें, पहले ठीक है, डन है। 12वां घर जो है ना, 12वां घर वैसे खर्चे का घर माना जाता है, ठीक है। 12वें घर का मतलब होता है जाना, जैसे मोक्ष, जीवन, लाइफ डेथ से छुटकारा पा जाना 12वां घर। और 12वां घर होता है व्यय, व्यय का मतलब होता है जाना, मतलब खर्च हो जाना। 12वें घर का एग्जांपल देता हूं अपना पर्सनल लाइफ का। अभी जस्ट पहले मैंने आपको क्या बताया, जरूरी नहीं है कि छठे घर में ये राशि है तो प्रॉब्लम हो, फ्यूचर में हो सकती है, ठीक है। मेरे 12वें घर में, 12वां घर आपको बता दिया, खर्चा, जाना, बाल कम हो रहे हैं, ठीक है। क्यों कम हो रहे हैं? मेरे 12वें घर में पहली राशि है, मेरा जो लगन है वो 2 नंबर है, तो मेरे 12वें घर में पहली राशि है। तो पहली राशि क्या हो गया, मेरा सर का एरिया हो गया, ये एरिया हो गया। तो यहां क्या होते हैं, बाल। तो मेरे बाल जो है वो धीरे धीरे कम हो रहे, ठीक है। अब एक और चीज बता दूं, 12वां घर एंजाइटी और डिप्रेशन का भी होता है। 12वां घर जो है वो आपके खर्चे भी बहुत ज्यादा कराता है। 12वां घर हॉस्पिटलाइजेशन भी देता है। लेकिन यहाँ पे जो 12वें घर की एनर्जी है वो कहाँ जा रही है, बाल कम हो रहे हैं। अगर मैं, मतलब ये मेरे ऊपर लागू नहीं होता सिर्फ, मैं तो जनता के लिए बता रहा हूं, अगर मैं हेयर ट्रीटमेंट ले लूंगा ना तो मेरा नुकसान हो जाएगा। अगर मैं बालों से रिलेटेड कोई ट्रीटमेंट ले लूं ना तो फिर ब्रेन पे लोड आ सकता है। तो अब नेचर को क्या कमांड जाती है कि पहली 12वें घर में जो पहली राशि है इसके बाल कम करके एनर्जी को चैनलाइज कर रहे हैं, ठीक है। और ये तो ट्रीटमेंट ले रहा है यार, ये नहीं चाहता कि इसके बाल कम हो। तो एक काम करते हैं, बालों को छोड़ देते हैं, अगला नहीं चाहता, दिमाग पे कुछ करते हैं, तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, समझ रहे हो। तो मैं कहता हूँ मेरे बाल ही ठीक है, थोड़े बहुत जितने दिख रहे हैं अभी भी बहुत है, बाल ही जाए। अब 12वें घर में अगर दूसरी राशि है, ठीक है, तो उस व्यक्ति की आई साइड धीरे 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 कमजोर। अब एक रह गया इसमें पॉइंट जो मैंने आपको बताया, 12वें घर में जो पहली राशि है, कर्म क्या किया मैंने कर्म क्या किया, कॉलेज टाइम में इतने एरिया में जेल लगाया, तो वो जेल लगाने की वजह से आज ये तकलीफ है। जेल नहीं लगाता, अगर पहली राशि होती तो मैं जेल नहीं लगाता, तो मेरे बाल ठीक रहते, क्योंकि वो सारे केमिकल्स की वजह से ही हो रहा है जो भी हो रहा है। तो ये हम करते कर्म, ठीक है। अब दूसरी राशि होगी तो आंखें धीरे धीरे कमजोर हो जाएंगी। क्या होगा, व्यक्ति मोबाइल में यूं लगा रहेगा 24 घंटे, या लैपटॉप पे बैठने का काम होगा, कुछ तो भी होगा। तीसरी राशि होगी तो कैविटी से रिलेटेड दिक्कत, कोई उल्टी सीधी चीजें खाएगा, गुटखा खाएगा, दांत खराब कर लेगा, गला खराब कर लेगा। चौथी राशि में स्टमक, ये आपका चेस्ट वाला एरिया, हार्ट का एरिया, ऐसे ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट राशियों में 12वें घर में वो चीजें खर्च होती चली जाती। ठीक है, तो अगर जैसे पेट के एरिया की बात करके चले तो क्या होगा वहां पे दिक्कत? छठे घर में 12वें घर में अगर 6th राशि हो तो आपके स्टमक के अंदर जो अंतड़ियां हैं वो गलनी शुरू हो जाएंगी। आप जंक फूड इतना खाओगे कि वो जो अंदर इंटेस्टाइन और कोलोन है ना वो खराब करना शुरू कर दोगे, एसिडिक चीजें बहुत खाओगे, ऐसे करेंगे। ठीक है, अब दूसरे की तरफ आते हैं, 8वें की तरफ। 8वां घर थोड़ा सा डेंजरस है, क्योंकि 8वां घर जो है वो रिप्रेजेंट करता है डेथ, लॉसेस, और मेजरली एक कीवर्ड है डिस्ट्रक्शन। 8वें घर में आपकी जो भी राशि होना, मैं तो आपको ये रिकमेंड करूंगा कि एटलीस्ट उस बॉडी ऑर्गन को तो खास ध्यान रखो, क्योंकि 8वां घर तो डिस्ट्रॉय करेगा सीधा। अब 8वें घर में अगर पहली राशि है तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये पूरा एरिया डिस्ट्रक्शन के एरिया में आ गया।
व्यक्ति को सर में चोटें बहुत लगी, कहीं भी जाएगा सर फूट जाएगा, सर में चोटें बहुत लगेंगी, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति को रिकमेंड किया जाता है कि भाई सर ढक के रख, सर बचा के रख, सर ढक के रख। कहीं भी कोई ऐसा काम मत कर, जैसे किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे मत जा, जाए तो हेलमेट पहन के जा, बाइक चलाए तो भाई बिना हेलमेट के मत चला बाइक। सर का ध्यान रख, सर को बचा के रख, ठीक है। दूसरी राशि अगर 8वें घर में होती है, एक ना बीमारी होती है, मैं उसका गूगल आप करना, कॉर्निया कॉर्टिस कुछ करके कुछ होती है बीमारी, उसमें व्यक्ति की ना आई साइट धीरे 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 कम होती चली जाती है। तो अगर 8वें घर में वो दूसरी राशि हो ना, तो वो आपकी आई साइट को डिस्ट्रॉय कर देगी। मेरे 1-2 केसेस मेरे पास ऐसे आए थे जिनको बीमारी थी, तो उनके 8वें घर में दूसरी राशि थी, तो वो उनको वो बीमारी हो रही है कि वो आई साइट धीरे 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 कमजोर हुई है। तीसरे घर में 8th हाउस में, अभी 6th में क्या था, कैविटी से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, ठीक है। लेकिन 8th हाउस में दांत ही टूट गए, एक्सीडेंट हो गया, दांत टूट गए, ठीक है। चौथे के अंदर छाती में तक चोटें लगेंगी, 8th हाउस में चोटें लगेंगी। 8th हाउस में आप ये मान लो चोट लगेगी आपको, मतलब तकलीफ, बड़े लेवल की तकलीफ होगी। जैसे मान लो 8वें घर में फॉर एग्जांपल अगर 10वीं राशि है, उस व्यक्ति के घुटने में पेन नहीं होगा, उस व्यक्ति के घुटने का ऑपरेशन नहीं होगा, सीधा टूटेगा घुटना। अगर 11वीं राशि 8वें घर में है तो पैर की हड्डी बार बार टूटेगी उस व्यक्ति। तो ये है 12वीं राशि है, एंकल टूट जाएगा, ठीक है। 8th हाउस में अगर 7वीं राशि है, वो व्यक्ति इंपोर्टेंट हो सकता है, या फीमेल के केस में चाइल्ड बर्थ इशू नहीं होंगे, मेल के केस में इंपोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। 8th हाउस में 8वीं राशि पाइल्स कर देती है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में प्रॉब्लम दे देती है। समझ गया, कंसेप्ट तो मुझे भी समझ में आ गया, उम्मीद करता हूँ ऑडियंस को भी समझ में। हाँ, वो पिक्चर से सब क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरे दिमाग में एक रिवर्स क्वेश्चन आ रहा है, क्या हम रिवर्स कैलकुलेशन कर सकते हैं? जैसे पिछले कुछ टाइम से मेरे तलवों में दर्द हो रही थी, अभी 4-5 दिन पहले से मेरी वो प्रॉब्लम सही हो गई। अब तलवों में दर्द हो रही थी तो हम कह के चल रहे हैं तलवेज 12वीं राशि। तो क्या 12वीं राशि का कोई इशू था? तो 12वीं राशि का कोई लॉर्ड होगा? था नहीं, इशू होगा ही होगा। आप 6, 8, 12 में से किसी भी घर में देखो, पहले देखो 12वीं राशि क्या है। अगर है तो मैच हो गया, अगर नहीं है तो आप ये देख लो कि 6, 8, 12 में जो राशियां हैं उनके प्लैनेट के नक्षत्र में कहीं ना कहीं, उनकी प्लैनेट में कहीं ना कहीं 12वां आएगा। तो जो अंदर कुंडली देखी थी वो आपकी, हाँ वो मेरी, ठीक है। वो कुंडली मेरे को थोड़ी सी याद है। आपका जो 12वीं राशि है, आपका लगन है नंबर 10, ठीक है। जो 12वीं राशि है वो आपकी 3rd हाउस में बैठी है, 3rd हाउस में 12वीं राशि, लेकिन 12वीं राशि का जो लॉर्ड है वो है जुपिटर, ठीक है। जुपिटर बैठा है 7th हाउस में, लेकिन जुपिटर की जो दूसरी राशि है ना 9, वो बैठी है 12वें घर में। तो जैसे 12 राशियां है ना, ऐसे 12 घर को भी आप देख सकते हो। तो जुपिटर क्योंकि आपका 12th हाउस से कनेक्ट हो गया, ठीक है। और अगर आप अपनी पत्री में जुपिटर का सबलॉर्ड देखोगे तो वो राहु है, तो राहु भी आपकी पत्री में 12वें घर में बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों प्लैनेट्स मिलके, कॉम्बिनेशन मिलके कहीं ना कहीं वो जो 12वीं राशि है वो ये प्रॉब्लम क्रिएट करती, ठीक है। और अभी सही हो गया पिछले 3-4 दिन में? तो क्या ऐसा भी था कोई ट्रांजिट पे जा रहा था, ऐसा कुछ? वो तो कुछ आपने कुछ इधर उधर घर में कुछ हिला दिया होगा, कुछ चेंज कर दिया होगा, वास्तु भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट जो अभी हमने बात की ना, ये शायद ऑडियंस को समझ में ना आए क्योंकि ये बहुत डिटेल है। सिंपल में तो वो राशियां चेक कर सकते हैं, बट हाँ, जैसे जो आपने बताया तलवों में दर्द हो रहा था, लेकिन क्या वो बचपन से हो रहा है? नहीं, अभी हो रहा था, अभी हुआ था और कुछ दिनों में ठीक हो गया। तो इन बीमारियों का वो राशि वाले कॉन्सेप्ट से नहीं कर सकते जो अभी हुआ ना, क्योंकि अगर 6ठे घर में फॉर एग्जांपल 12वीं राशि होती तो आपको कंटिन्यू तलवों में प्रॉब्लम होती। अब आपके 6ठे घर में कौन सी राशि है? तीसरी। तो आपको थ्रोट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहेंगी। क्या बचपन से आपको थ्रोट से रिलेटेड कुछ है प्रॉब्लम, या शोल्डर या थ्रोट से रिलेटेड? शोल्डर में है प्रॉब्लम, बचपन में कुछ हुई? हाँ, मेरे शोल्डर डिसलोकेट हो रखा है और वो बचपन से पेन कर रहा है। हाँ, अभी फ्रोजन शोल्डर ही है थोड़ा, है ना वो। तो ये आपकी लाइफ टाइम दिक्कत है, मतलब तीसरी जो राशि है ना, ये आपकी लाइफ टाइम दिक्कत है। अब 6ठे घर में आ गई आपकी तीसरी राशि, ठीक है। तो आपको शोल्डर से रिलेटेड पेन्स रहेंगे बस। लेकिन आपकी 8वें घर में आ गई 5वीं राशि, तो 5वीं राशि में ये एरिया और हार्ट का एरिया, इसका आपको ध्यान रखना है। आपको लिपिड्स जो हैं अपने वो चेक कराते रहने।
भटूरे कम खाने हैं। भटूरे कम खाने हैं। अब 8वें घर में आ गई आपकी 5वीं राशि, 12वें घर में आ गई आपकी 9वीं राशि, तो 9th राशि ये एरिया, जांघों वाला एरिया, ठीक है। इस एरिया में कोई तकलीफ है आपको? कमर में दिक्कत है, लोअर बैक में। लोअर बैक में दिक्कत है? लोअर बैक नहीं, इस एरिया में, ऐसा इस एरिया में कोई दिक्कत नहीं है, तो बस ये एरिया ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना। जैसे छठे में वहां तो एक पेन तो मिल गया, लेकिन क्योंकि आप अभी यंग हो, है ना, उल्टे सीधे कोई शौक है नहीं आपके, जितना मैं आपको जानता हूँ, सूफी आदमी एकदम आप, तो ये एरिया आपका ओके है, हार्ट ओके है, बट स्टिल खाने पीने के बहुत भयंकर शौकीन हो आप, तो वो आपको लिपिड का थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, चलो। मेरे को लगता है, उम्मीद करता हूँ ऑडियंस समझ में आ गया, और ये रिवर्स वाला लॉजिक बोला था ये भी समझ में आ गया। ठीक है, तो अब इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स की तरफ चलते हैं। तो हमने थोड़ी सी रिसर्च करी थी जब हमने एक्यूप्रेशर वाली वीडियो बनाई थी कि लोगों को नॉर्मल क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, तो वही सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ एड्रेस करता हूँ यार। तो अगर किसी को लिवर का इशू आ रहा है तो क्या रीजन हो सकता है? के लिए फिर हम वास्तु में चलते हैं सीधा ना, मैं वास्तु में लोगों को घरों में दिखा दूंगा उनके घर में कहाँ पे क्या चीज है। लीवर के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्शन आपने वास्तु में देखनी है वो है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, ठीक है। एक ही इम्बैलेंस, ईस्ट साउथ ईस्ट में अगर गैस बर्नर, लाल कलर, रेड बल्ब, कॉपर का सामान, कैंडल स्टैंड, कोई भी ऐसी चीज जो फायर एलिमेंट से रिलेटेड है, अगर वो ईस्ट साउथ ईस्ट में आ गई तो एक्सपेरिमेंट, कोई कहता ना मैं नहीं मानता, उसको एक बार बोलूंगा, एक मोमबत्ती लेके ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में रख दो, जलाने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ मोमबत्ती रख दो। मेरे ख्याल 1 महीने में SGPT SGOT करा के देख लेना अपना, आज करा लो, मोमबत्ती रख दो, 1 महीने बाद करा के देख लेना SGPT SGOT। और जिनको लीवर इश्यूज हैं वो अभी अपना ईस्ट साउथ ईस्ट चेक कर लें, उनको वहां पे फायर एलिमेंट मिलेगा ही मिलेगा 100%। अब ये जो लीवर है ना, मैं आपको एक थोड़ा सा एक किस्सा बताता हूँ। आपको मैंने शेयर किया था 2021 में मामा जी एक्सपायर हो गए थे, तो थोड़ा सा डिप्रेशन हो गया, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना, जैसे डॉक्टर के पास गया मैं, तो उसने मेरे टेस्ट वेस्ट किए, तो टेस्ट करने पर ना मेरा जो लीवर है वो बहुत ज्यादा फैटी लीवर है, बहुत ज्यादा, मतलब SGPT SGOT 200-250 के लेवल पे चले गए, जो 30-40 से नीचे होने चाहिए थे। तो डॉक्टर ने, अब क्या ना, ड्रिंक मैं करता नहीं, कोविड में तो मिल भी नहीं रही थी, और खाना पीना भी नॉर्मल है, ऐसा कुछ नहीं है। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो डॉक्टर ने डायग्नोज किया ना, वो बोले जी आपका जो स्ट्रेस लेवल है ना, आपने बहुत एक्सेस में स्ट्रेस ले लिया, और उसकी वजह से ये आपका हो गया। क्योंकि स्ट्रेस जितना भी आप लेते हो ना, वो सीधा सीधा आपको हेल्थ इश्यूज जो है ना, वो स्ट्रेस की वजह से मेजर होते हैं। लीवर आपका स्ट्रेस, सारा जो जितना भी आप स्ट्रेस ले रहे हो ना, उसको डाइजेस्ट लीवर नहीं करता, ठीक है। लीवर आपका डाइजेस्टिंग पार्ट है बॉडी का ना, खाना भी वही डाइजेस्ट करेगा, डिप्रेशन भी लीवर ने डाइजेस्ट करना है, स्ट्रेस एंग्जाइटी भी लीवर ने ही डाइजेस्ट करनी है। क्योंकि जब भी आप कुछ भी सोच रहे हो, आपकी बॉडी क्या कर रही है, केमिकल रिलीज कर रही है बॉडी में कुछ ना कुछ। अच्छा सोच रहे हो तो अच्छे केमिकल्स, एड्रेनलिन रिलीज हो रहा है, बुरा सोच रहे हो तो कुछ बुरे केमिकल्स। अब वो केमिकल रिलीज होके जाएंगे कहाँ, लीवर के पास, करना जो भी करना लीवर नहीं है। तो मेरा डायग्नोस हुआ कि भाई आपने स्ट्रेस बहुत ले ली। अब मैं टेंशन में, मैंने कहा यार जाने वाला तो चला गया, अब मेरे लीवर का क्या करूं मैं। थोड़ा सा रिसर्च करनी चालू की कि यार ये लीवर जो है वास्तु में कैसे कैसे, तो पकड़ में आ भाई ईस्ट साउथ ईस्ट की जो दिशा होती है ना, वो लीवर से रिलेटेड है। और एक बीमारी और हुई, मेरे फादर को डायबिटीज है, दादी को भी थी, तो हेरिडिटरी चलती आती है, तो भाई ये था कि तेरे को भी कभी ना कभी होगी, बच्चों में भी आएगी, ठीक है। मेरा जो HbA1c जो 5.5 होना चाहिए, पता कितना है, 10.5, मेरे फादर का 9.5 है। और डॉक्टर बोले भाई तेरे को तो हाई शुगर है, तेरे को तो डायबिटीज है। भाई सब मैं देख के, और मेरा बचपन से ना मतलब यही था कि यार मैं, पापा सुबह दोपहर शाम दवाइयाँ खाते रहते हैं, रोटी कम खाते हैं, दवाइयाँ ज़्यादा, मेरे को दवाइयाँ नहीं खानी, मैं दवाई नहीं खा सकता भाई, मैं कुछ भी करूँगा, जितनी जिंदगी है उतनी जिएंगे, दवाइयों पे नहीं जिएंगे। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा ही पंगा हो गया। अब जो डॉक्टर मिला ना, वो किस्मत अच्छी थी, डॉक्टर देसी था। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये दवाइयाँ नहीं खानी जी, अगर मैं दवाई नहीं खाऊं तो कितनी जिंदगी है। कह रहे बेटा वो तो तेरे हाथ में है। मैंने करना क्या है। कोविड के अंदर वेट हो गया था मेरा उस टाइम 125 किलो, ठीक है। वैसे आपकी लास्ट वीडियो जो, लास्ट नहीं सॉरी, जो आपके साथ पहला शूट किया था, थोड़ा पतला लग रहा हूँ ना, 6 किलो कम हो गया, वो भी आएंगे ओबेसिटी पे। तो उस टाइम वेट हो गया 125 किलो। तो डॉक्टर ने मुझे बोला भाई तू एक काम कर ले, 10 किलो वजन कम कर ले, और दिन के मात्र 10,000 स्टेप तूने चलने। वो तो चलो करना चालू कर दिया, बट मैंने कहा यार वास्तु में डायबिटीज भी हो गई,
लीवर में भी दिक्कत आ गई, पैनक्रियाज में भी थोड़ी बहुत दिक्कत बताई डॉक्टर ने। मैंने कहा चल क्या रहा है ये सिस्टम। तो मैंने थोड़ी सी मेडिकली रिसर्च करनी चालू की। मैंने कहा भाई देखें क्या होता है। तो पता चला कि बॉडी के अंदर एक ऑर्गन है छोटा सा पैनक्रिया, जो बॉडी में इंसुलिन को रिलीज करता है शुगर को कंट्रोल करने के लिए। जो भी हम खाते कार्ब्स खाते हैं उसको बर्न करने के लिए इंसुलिन चाहिए, तो वो रिलीज करता है पैनक्रियाज। अब वो पैनक्रियाज जो है वो उसके ऊपर है लीवर। जब आपका लीवर फैटी हो जाए तो वो क्या होता है, वो पैनक्रियाज को दबा देता है। पैनक्रियाज दबने की वजह से पैनक्रियाज में से इंसुलिन निकलना कम हो जाता है, जिसकी वजह से शुगर बढ़ने लग जाती है। अब मैंने कहा भाई इसका मतलब लीवर, पैनक्रियास और डायबिटीज ये तो इंटरलिंक्ड है। इन तीनों की डायरेक्शन है ईस्ट साउथ ईस्ट। मैं अपने घर के ईस्ट साउथ ईस्ट में जाके क्या देखता हूँ, कोविड में बाहर तो निकल नहीं रहे थे ना। मेरे घर में 3 बच्चे, 2 बेटे मेरे, एक बेटिया भाई की, अब उसकी दूसरी भी हो गई। तो उन तीनों ने क्या कर रखा है, अब घर में रहते रहते ना इतना ध्यान नहीं देते हम कई बार ना, कि अपने काम में लगे, सुबह से लेकर लैपटॉप पे बैठे हैं, कहाँ पे क्या चल रहा है। वहां क्या हुआ, ईस्ट साउथ ईस्ट में बच्चों ने क्या किया, जो वो गर्ल का जो किचन स्टैंड नहीं आता पूरा का पूरा, उन्होंने पूरी एक डेमो किचन जो बर्नर वर्नर लगा के, टॉय किचन जमीन से 3-4 फीट ऊंची, वो लगा दी भाई ईस्ट साउथ ईस्ट में। मैं जाके देख रहा हूँ, मैंने कहा वो फायर एलिमेंट ढूंढने आए, यहाँ तो पूरा का पूरा चूल्हा रखा हुआ, पूरा किचन सेटअप है यहाँ तो वो मैंने बस वो हटाई थी मैंने, और घर वालों को इंस्ट्रक्शन प्लेस करी। मैंने कहा भाई यहाँ पे लाल नहीं आना चाहिए। वो 1 महीने का फॉलो किया, 10,000 स्टेप। मेरे ख्याल से मैंने 2 महीने में 10 किलो वजन लूज कर लिया था। मेरी जो डायबिटीज थी, शुगर थी, आज की डेट में अगर हम चेक करें तो 5.5-6 के आसपास HbA1c, और SGBT SGOT भी नॉर्मल हो गया। हाँ, वास्तु भी किया लेकिन वेट भी लूज किया, दोनों का इफेक्ट है। लेकिन वैसे वास्तु में जो ईस्ट साउथ ईस्ट की डायरेक्शन है ना, डायबिटीज, अगर किसी व्यक्ति को, मतलब मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूं, ओपन चैलेंज, कई लोगों के कमेंट आ चुके चैलेंज, तो चैलेंज है, अगर डायबिटीज 300, 350, 400 पार है, अपने घर के ईस्ट साउथ ईस्ट में जाके देख लो, आपको वहां पे फायर एलिमेंट मिलेगा ही मिलेगा। फायर एलिमेंट वहां पे मौजूद होगा ही होगा। अब फायर एलिमेंट मल्टीपल चीजें हैं, एनीथिंग जो जलती है वो फायर है। चूल्हे में गैस जलती, मतलब गैस आग जलती है, कैंडल भी जलती है, कैंडल स्टैंड भी फायर है, भले उसमें कैंडल ना लगी हो, बट है वो फायर एलिमेंट का ना, तो कैंडल स्टैंड भी फायर है। तो ये सारी चीजें फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। रेड कलर भी, लाल रंग भी फायर है, ट्रायंगुलर पैटर्न्स भी फायर है, तो ये सब चीजें फायर है। ठीक है, तो अभी एक बीमारी खत्म हो गई है, इसी के साथ में आती है किडनी की। किडनी के इश्यू के लिए क्या करें? 2016 में मेरे पास लाइफ का फर्स्ट किडनी का केस आया। वैसे वास्तु के हिसाब से किडनी की जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ, ठीक है। अब नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में अगर आपके घर में किचन, रसोई या फायर एलिमेंट होगा, किडनी ट्रांसप्लांट कंफर्म है किडनी ट्रांसप्लांट। एक तो ये, दूसरा आपके घर में किडनी करती क्या है, वाटर को फिल्टर करती है, जो भी हम पानी पीते हैं उसको फिल्टर करती है। तो आपके घर में पानी को फिल्टर कौन करता है? आरओ, वाटर प्यूरिफायर। आपके घर में आरओ की प्लेसमेंट बताएगी आपकी किडनी क्या करेगी। अगर आपके घर में आरओ अगर ईस्ट साउथ ईस्ट में लगा है, ठीक है, तो आपकी किडनीज जो है ना वो पानी कम फिल्टर करेंगी, वो कैंपा, सोडा, दारू, बियर, इनको ज्यादा फिल्टर करेगी। मल्टीपल चीजों को चर्निंग करते थे, किडनी पे चर्निंग बहुत होगी, तो उल्टा सीधा पियोगे तो किडनी उसको चर्निंग करेगी। अगर आरओ आपके घर में साउथ वेस्ट में लगा है तो किडनी खत्म, डिस्पोज। आरओ अगर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में लगा है तो किडनीज जो है ना खराब नहीं होंगी, बट हाँ आपको यूरिक एसिड की दवाइयां खानी पड़ेंगी, यूरिक एसिड बढ़ा रहेगा, ठीक है। तो आरओ प्लस नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में आपकी किचन। अब मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। पंजाब का केस था, मंडी गोविंदगढ़ के क्लाइंट थे, तो उन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे किडनी इश्यूज हैं और किडनी 2 बार ट्रांसप्लांट हो चुकी है और अब नहीं हो सकती, मतलब ये लास्ट ही है। मुझे उससे पहले ये नहीं पता था, मतलब जैसे अगर आपको पता किडनी ट्रांसप्लांट में क्या होता है, कभी सुना है किसी से? नहीं सुना। अगर मैं आपसे पूछूं किडनी ट्रांसप्लांट, तो 2 किडनी है, ट्रांसप्लांट में आप क्या सोचोगे? निकाल के दूसरी लगा। ऐसा नहीं होता, मेरे को भी ये लगता था। जो 2 किडनी अंदर होती है ना वो अंदर ही रहती है, तीसरी अलग से लगाई जाती है। जो 2 है उनको निकाला नहीं जाता, तीसरी अलग से लगाई जाती है। और जब एक अलग किडनी हम अंदर लगाते हैं तो हमारी बॉडी को कमांड जाती है कि भाई कुछ
एक्स्ट्रा कोई बाहर का बंदा आ गया हमारे शरीर में, कोई बाहर से कोई ऑब्जेक्ट आ गया, इसको मारो, तो बॉडी उस किडनी को अटैक करती है। उसके चक्कर में क्लाइंट को अपनी इम्यूनिटी को रिड्यूस करने की दवाइयां दी जाती हैं। वो प्रोन टू सिक इलनेस बहुत जल्दी, मतलब बहुत जल्दी बीमार हो जाता है। वो उसको बड़े क्लोज एनवायरनमेंट में रखा जाता है। दिन में मेरे ख्याल से 100-200 ml पानी पी सकता है, उससे ज्यादा पानी नहीं पी सकता। बड़ी तकलीफ है। अब इनकी 2 बार जो है ट्रांसप्लांट हो चुकी, 30 मतलब टोटल इनके शरीर में 5 किडनी, टोटल इनके शरीर में 5 किडनी चल रही है। बोले जी ऐसे ऐसे दिक्कत है। मैंने कहा अब उनके घर में नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में किचन, ठीक है। इसके साथ साथ जो रिवर्स टेक्नोलॉजी है ना, मतलब नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में तो किचन थी ही थी, इनके घर में आरओ भी लगा साउथ वेस्ट। तो मैं कहा जी ये आरओ इमीडिएटली उतार के साउथ में शिफ्ट करो, थोड़ा किडनी को शांति मिले, क्योंकि साउथ की डायरेक्शन रिलैक्सेशन की, शांति की है। मैं कहा इसको साउथ में शिफ्ट करो आरओ को, प्लस इमीडिएटली ये जितना भी जो, और किचन में ना उनके नॉर्थ और ईस्ट में पिंक कलर भी था। मैं कहा सारा पिंक कलर स्काई ब्लू करो, यहाँ ग्रीन कलर के पत्थर वगैरह लगाओ चूल्हे के नीचे, सारे काम करो ये, और इमीडिएटली मुझे अपडेट करो। मैंने 2 दिन में, वहाँ पंजाब के लोग ना फास्ट बहुत है वास्तु में, सब तोड़ा ताड़ी करके तुरंत 2-3 दिन में उन्होंने सारे काम करा दिए। यूरिक एसिड था 11.5-12 उनका होना चाहिए, एक से नीचे 1-1.5 के आसपास, 1-1.5 भी नहीं, थोड़ा नीचे ही होना चाहिए, 11.5-12 रहता था उनका। मेरे पास मेरे ख्याल से 15 दिन बाद फोन आया, बोले सर मेरा यूरिक एसिड 10 आ गया। तो मैंने कहा जी ये अच्छा है या बुरा है? बोले नहीं अच्छी बात है। मैंने कहा चलो मुबारक। फिर मेरे को फोन करते हैं 1 महीने बाद कि अभिषेक जी मेरा ना यूरिक एसिड 7 आ गया। मैं कहा जी अच्छी बात है। बोले हाँ जी बिल्कुल इतना, ठीक है जी ओके। और 1 महीने बाद फोन करते हैं, अभिषेक जी मेरा यूरिक एसिड ना 5 आ गया। बोला अच्छी बात है जी। और 1 महीने बाद फोन करते हैं, अभिषेक जी मेरे ना डॉक्टर साहब जो है ना वो मुझसे बात करें, आपसे बात करना चाह रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ, मैंने कहा डॉक्टर टेक्निक पूछेंगे, भाई हमारे पास आते रहते किडनी गुडनी के पेशेंट, तो बता क्या करना है। मैं हाँ जी डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? अभिषेक जी ये जो भी आपने किया आई एम हाईली इम्प्रेस्ड, मैं तो पहली बार ऐसा सुना, और ये तो पेशेंट मेरा पुराना ही है, तो मेरे को तो बिलीव नहीं हो रहा इनकी रिपोर्टों को देखते हुए, बट थोड़ा ना आप एक काम कर दो, वास्तु के इफेक्ट को ना थोड़ा कम कर दो। तो मैं कहा जी कम करना तो आता नहीं, मेरे को तो बैलेंसिंग आती है, कम कैसे कर दें? बोले नहीं सर अगर इनका यूरिक एसिड और कम हो गया ना, हमें डर है इनकी वो जो किडनियां पुरानी वाली वो चालू ना हो जाए। बोले कुछ अलग ही रेयर केस बन जाएगा इनका, जो इनकी रिपोर्टेड डे बाय डे नॉर्मल होती जा रही हैं। बोले थोड़ा सा ना स्ट्रेस हो रहा है हमें, मतलब ये ठीक है नहीं है? मैं कहा जी सब ठीक है कुछ। बाद में फिर उनका यूरिक एसिड मतलब जो नॉर्मल होना चाहिए वो भी स्टेबल हो गया, 1-2 लीटर पानी भी पीने की उनको वो मिल गई, और नॉर्मल मतलब बंदे चलने लगे। तो वो उनका केस था किडनी का। तो किडनी में आपको 2 दिशाएं, नॉर्थ ईस्ट में फायर और आरओ। ठीक है। अगला है जो बहुत कॉमन हो गई है आजकल, कैंसर। कैंसर बहुत लोगों को, देखो कैंसर के ऊपर तो ऑलरेडी डराने वाली बहुत वीडियोस है यूट्यूब पे, बट कैंसर का मैं आपको बताऊं, मेरे नाना जी जो हैं वो ब्लड कैंसर से एक्सपायर हुए थे 2010 में। तो मैंने कैंसर के ऊपर ना बहुत पढ़ी किताबें, बहुत रिसर्च की, और कैंसर जो है ना मैं आपको बताता हूँ देसी भाषा में, मतलब मैंने कैंसर के बहुत बड़े डॉक्टर से मैंने पूछा, मैंने कहा जी मेरे को थोड़ा सा ना सिंपल लैंग्वेज में आप बता दो कि जो कैंसर है वो क्या होता है, क्यों होता है। जितने भी लोग ये चिल्लाते रहते हैं ना नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होगा मरोगे, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होगा कैंसर होगा नॉर्थ ईस्ट में, इनसे पूछ के अगर आप देखोगे ना कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होने से कैंसर क्यों होता है, इनको कुछ नहीं पता। यूट्यूब की पूरी हिस्ट्री, मतलब ओपन है ना यूट्यूब, हिस्ट्री निकाल के देख लो। एक वीडियो मैंने पोस्ट करी थी नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होने से कैंसर क्यों होता है, वो डेट उससे पहले की कोई वीडियो हो अगर इंटरनेट पे तो मेरे को दिखा देना। मैंने डॉक्टर के साथ बैठ के रिसर्च की, मैंने मतलब पूछा उनसे कि मैंने कहा जी मेरे को थोड़ा ना नॉन मेडिकल टर्म्स में एक लेमैन लैंग्वेज में आप मुझे समझा दो कैंसर क्यों होता है। उन्होंने एक सिंपल सी चीज बताई, बोले बेटा ये शरीर तेरा राज्य है, यहाँ पे कोई भी दुश्मन आएगा तो तेरी सेना उसे मारने में आ गई, ठीक है। सेना को ऑर्डर कौन दे रहा है? राजा। राजा कौन है? तेरा दिमाग, ब्रेन जो है वो तेरा दिमाग। वो सेना को भाई बंदा आ गया मारो इसको, यहाँ बंदा आ गया मारो इसको, यहाँ बंदा, ये बंदे कौन है? डिजीज, एक्सटर्नल जो भी वायरसेस हैं वो हैं। अब मान लो राजा सो रहा है, या राजा सेना में ही नहीं है, या राजा की बुद्धि भ्रष्ट है, या राजा मेंटली डिस्टर्ब्ड है, उसे पता ही नहीं कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो क्या वो सेना को ऑर्डर दे पाएगा? ठीक है। डॉक्टर ने क्या समझाया कि तुम्हारा ब्रेन जो है ना वो सेल्स को कमांड देता है कि इसको मारो। जब बाहर का वायरस है
जब ये तुम्हारे फाइटर सेल्स से ज्यादा हो जाए, जब तुम्हारे फाइटर सेल्स इसको मारने में सक्षम ना हो, तो ये बीमारी जब ठीक नहीं होती तो ये कैंसर का रूप ले लेती है। नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट होता है तो होता क्या है, जो दिमाग है ना वो ब्लॉक हो जाता है। दिमाग ब्लॉक होने की वजह से क्या होता है, ब्रेन को पता ही नहीं कि बॉडी के कौन से ऑर्गन में कहाँ पे एक्सटर्नल वायरस आ रहे हैं, कहाँ पे फाइटर सेल्स को भेजना है, वो भेज नहीं पाता और वो उठ के एक एक दिन ऐसा आता है कि वो कैंसर का रूप ले ले। इसलिए कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होने से कैंसर होता है। नॉर्थ ईस्ट के साथ साथ जो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन है, जो इम्यूनिटी को रिप्रेजेंट करती है, वहां टॉयलेट हो तो भी हमारी इम्यूनिटी डिस्टर्ब होगी, तो भी कैंसर होगा। ठीक है, लेकिन मेरे नाना जी जो एक्सपायर हुए, उनके घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं था, उनके घर में नॉर्थ ईस्ट में किचन नहीं थी, ना उनके घर में नॉर्थ ईस्ट में सेप्टिक टैंक, लेकिन फिर भी वो गए। अब मेरी तो सुनिए टंकी, मैंने कहा यार नाना जी के घर में तो, क्योंकि जब नाना जी एक्सपायर हुए 2010 में, तब मैं वास्तु में नहीं था, लेकिन आज तो हूं ना, तो आज घर तो आज भी वही है ना जिसके अंदर नाना जी गए। तो अब तो खैर मैंने वो चेंज करा दिया, मतलब मामा भी एक्सपायर हो गए उस घर में, तो बेटे ने उस घर को बेच के अब दूसरा ले लिया, लेकिन वास्तु में आने के बाद तो वो घर था ना मेरे पास केस स्टडी के लिए। उस घर में क्या था, मैं आपको डिफरेंट कारण बता देता हूँ, कहाँ पे सोने से क्या होने से कैंसर होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज है, मतलब कोई डरा नहीं रहे भाई, यहाँ है तो आप अपनी जगह बदल लो, सिंपल, रिस्क क्यों लेना है। साउथ वेस्ट की डायरेक्शन डिस्पोजल की डायरेक्शन है, यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति सोएगा तो उसको कैंसर होगा। उसके अलावा ईस्ट साउथ ईस्ट की जो डायरेक्शन है, यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति 7-8 साल से ऊपर अगर सोए तो उसको कैंसर हो जाए। इसके अलावा अगर आपके घर के ऊपर साउथ वेस्ट या साउथ वेस्ट का टी हिट है तो कैंसर होता है। अब जो नाना जी का घर था ना, उसके अंदर नाना जी के घर पे साउथ वेस्ट का टी हिट था, साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट का टी हिट था, उसकी वजह से जो घर का मुखिया है ना वो डिस्पोज ऑफ हो गया। तो ये 2-3 कारण है कैंसर के। ठीक है, ब्रेन की कोई प्रॉब्लम है वो भी यही है। ब्रेन के लिए वास्तु पुरुष का आपको देखना लॉजिक, ब्रेन के लिए क्या होता है, जो वास्तु पुरुष होते हैं ना, वो आपने देखा है सर उनका नॉर्थ ईस्ट में है, पैर उनके साउथ वेस्ट में है। तो ब्रेन के लिए या किसी भी प्रकार का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर अगर है तो आपको नॉर्थ ईस्ट में इम्बैलेंस मिलेंगे। अब यहाँ पे ना मैं आपको एक मर्म स्थान टेक्निक होती है वास्तु में। मर्म स्थान क्या होते हैं, जब भी आप कोई घर बनाते हो ना, तो उस घर को बनाते हुए 9 स्क्वायर ग्रिड एक लगता है, और उस 9 स्क्वायर ग्रिड में अलग अलग पॉइंट्स पे कुछ एनर्जी फील्ड्स क्रिएट होती हैं। ठीक है, उनको कुछ दैवीय शक्तियां हैं, कुछ असुर शक्तियां हैं, देवताज होते हैं। वो जो पॉइंट्स है ना वो मर्म स्थान कहलाए जाते हैं। वो पॉइंट्स मर्म स्थान है, इंटरसेक्शन पॉइंट्स मर्म स्थान होते हैं। वो सेम मर्म स्थान आपकी ह्यूमन बॉडी में भी, वैसे देखा जाए तो पिछले 12-13 साल के करियर में आज तक मेरे पास 2 या 3 केसेस आए मर्म स्थान के, क्योंकि ये जो मर्म स्थान है ना, ये अपने आप को ऑटोमेटिक बचा लेते हैं, ये अपने आप को हर्ट नहीं होने देते। बट स्टिल एक छोटी सी टेक्निक, आपके घर में जो एक पिक्चर मैं आपको भेजूंगा, उसमें क्या है, वास्तु पुरुष लेटे हुए हैं और उसमें दिशाएं मार्क्ड है। ठीक है, वो पिक्चर मैं आपको दे दूंगा, आप शो कर देना। उसके अंदर क्या है, आप अपनी बॉडी का ऑर्गन देख लो, आपकी बॉडी में क्या है। ये मर्म स्थान की रेमेडी ना मेजरली पेन, दर्द, पेन, हड्डी टूटना और ब्रेन में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, किसी नस का फटना, ब्रेन हैमरेज, नस फटना, हड्डी टूटना और पेन, इनमें ये चीज ज्यादा देखी जाएगी। आपने मुझे बताया आपकी बैक में, लोअर बैक में कॉर्डिनेस पेन है। ठीक है, चेक कर लो आपके घर में साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में हैवी सामान रखा हुआ है। साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में घर के अंदर घुसो, लेफ्ट हैंड पे स्टोरेज बनाई हुई है, सोफे बड़े हैं। सोफे वो क्या बहुत भारी है सोफे, कलर क्या है उनका, रेडिश कलर, पिंकिश रेड जो मैंने चेंज करने बोले थे। हाँ हाँ हाँ, तो वहां पे कुछ आपने कील कूल ठोक के भी कुछ दीवार पे टांगा हुआ है हैवी सा। अभी तो नहीं टांगा, उतार दिया, पहले टांगा हुआ था। हाँ, मतलब लोअर बैक में जो आपने बोला ना, अब लोअर बैक अगर आप इस पिक्चर में देखोगे तो साउथ वेस्ट में आ रही है, तो साउथ वेस्ट में अगर आप दीवार पे कील ठोक दो तो लोअर बैक में पेन है। नॉर्थ ईस्ट में अगर कील ठोक दी, मतलब 99% चांसेस है ब्रेन हैमरेज होने के। आपने अभी कील ठोकी, 4-5 घंटे में नस फट जाएगी,
तो नॉर्थ ईस्ट थोड़ा सा क्रिटिकल है, कील वील ना लगे। और जैसे मान लो आपने नॉर्थ वेस्ट में अगर मान लो कील ठोक दी, तो नॉर्थ वेस्ट आपका एल्बो प्लस लेफ्ट घुटना ये खराब कर देगा। राइट में कील ठोक दी आपने साउथ ईस्ट में, तो राइट, एक आपको किस्सा बताता हूँ, किस्सा याद आया। एक मेरे छोटे भाई की शादी थी, तो जैसे कार्ड बांटने की जिम्मेदारी मेरे को दे दी, तो मैं अपने मामा के साथ ननिहाल साइड में कार्ड बांटने चला गया। तो मेरे नाना जी के समधी के घर पे गए कार्ड बांटने, कार्ड देने शादी का भाई की। तो जस्ट ड्राइंग रूम में घुसे, मैंने कहा बाबा जी ऐसे ऐसे भाई की शादी कार्ड हो। तो उनके घर में ना एक नर्स घूमती दिखी, तो मैंने ऐसे ही पूछा, मैं कहा जी दादी जी का है? बोले बेटा वो ना उनके घुटने का ट्रांसप्लांट हुआ है, तो वो तो अभी रूम में है, तो डॉक्टर ने ना जाने के लिए मना किया, इन्फेक्शन विक्शन ना हो, तो बेटा वो तो मिल नहीं पाएंगे। कोई बात नहीं। अब उनको पता था कि मैं वास्तु करता हूँ, तो उन्होंने ऐसे ही जनरल क्वेश्चन पूछ लिया। बोले बेटा कि तू एक बात बता कि कोई वास्तु में कुछ होता है कि? मैंने कहा हाँ जी होता है। तो बोले यार तू एक बार देख ले घर में। मैं कहा भी देख लेते हैं। मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा जी लेफ्ट घुटना है या राइट घुटना? बोले यार लेफ्ट घुटना है और उसमें प्रॉब्लम है। मैंने कहा जी प्रॉब्लम क्या है? बोले दूसरी तीसरी बार हुआ है ये, बोले इनके घुटने में ना पानी सूख जाता है, मतलब घुटना जो है ना ऐसे मूव करने के लिए ल्यूब्रिकेंट होता है, यहाँ पे एक ढक्कन है उसके अंदर ल्यूब्रिकेंट है। बोले यार इनके घुटने का ना पानी सूख जाता है, ल्यूब्रिकेंट सूख जाता है, फिर ये घुटना अब जैसे मान लो चींची की आवाज आएगी लोहे में, तो ये यहाँ आवाज तो नहीं आएगी, हमारे मुंह से चिल्लाने की आवाज आएगी, दर्द करेगा। बोले सिवियर पेन तो जाते हैं इनको, और ऐसे ऐसे चल फिर नहीं पाती, तो इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, ल्यूब्रिकेंट डलता है। मैं कहा, कोई बात नहीं। नॉर्थ वेस्ट में गए, क्योंकि लेफ्ट घुटना नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में गए। वहां पे एक पंडित जी ने एक पॉट में बहुत सारे चावल भर के, 5-7 किलो चावल भर के वहां रखवा रखे। चावल क्या करता है? मोबाइल पानी में गिरता है तो कहता है ना चावल में डुबा दो, मॉइस्चर सोख लेगा, ड्राई कर देगा। तो नॉर्थ वेस्ट में वो चावल रखे थे ओपन में, ठीक है, पंडित जी ने रखवा रखे हैं। तो वो चावल जो है वो बार बार क्या कर रहे हैं? घुटने का पानी। मैंने कहा ये चावल हटा दो यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे एक काम करो, सरसों के तेल की एक बोतल रख, किसी भी तेल की, देसी घी रख दो, सरसों के तेल की बोतल रख दो यहाँ पे, थोड़ा ऑयल रख दो यहाँ पे। मैं कहा अभी भागने लगेंगी, मैराथन दौड़ा ले। चावल तुरंत हटवा दिए, तेल की बोतल रखवा दी। मेरे ख्याल से 1-1.5 महीने के बाद उनका खुद फोन आ गया था मेरे पास कि बेटा ये जो तूने करवाया है ये सारे पेन्स ठीक हो जाते हैं, क्योंकि हमारा तो सबकी जॉइंट्स में ना, मतलब नॉर्थ वेस्ट जॉइंट्स को भी रिप्रेजेंट करती है, जितने भी जॉइंट है ना आपकी बॉडी में, सपोर्ट सिस्टम ये नॉर्थ वेस्ट है। बोले हमारे सबके जॉइंट में पेन्स रहते थे यार, सारे ही ठीक हो गए। मगर जी बस तेल का ध्यान रखना, तेल रखा रहने देना वहां, तो वो मरम स्थान में आ जाती है। अब घुटनों की दर्द का भी यही रीजन हो सकता है। हाँ हाँ, ठीक है। अब अगर किसी को चाइल्ड बर्थ का इशू आ रहा है, चाइल्ड बर्थ का इशू आ रहा है, ठीक है, चाइल्ड बर्थ में अपने को 2-3 जोन्स देखने हैं, ठीक है। सबसे पहले जो चाइल्ड बर्थ है उसके लिए सेक्स जरूरी है। सेक्स का जो जोन है वो है नॉर्थ वेस्ट। अगर नॉर्थ वेस्ट में इम्बैलेंस होंगे तो क्या होगा? कपल के बीच में इंटीमेसी ही नहीं हो, वो लोग फिजिकल रिलेशंस ही नहीं बनाएंगे, तो चाइल्ड बर्थ नहीं होगा। प्लस नॉर्थ वेस्ट में इम्बैलेंस होने से जो स्पर्म काउंट है वो भी कम होगा। दूसरा जोन है चाइल्ड बर्थ के लिए ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की जो डायरेक्शन है वो मेल और फीमेल में फर्टिलिटी को क्रिएट करने का काम करती है। तो अगर वहां पे कोई इम्बैलेंस होंगे तो जो स्पर्म है वो फर्टाइल नहीं होंगे। उसके बाद साउथ वेस्ट की जो डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट की डायरेक्शन आपके घर में वंश वृद्धि का काम करती है। तो साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में अगर इम्बैलेंस है तो मिस कैरेजेस देखने को मिलेंगे। उस घर में कंसीव कर लेगा बट मिस कैरेज देखने को मिलेंगे। तो चाइल्ड बर्थ के लिए अपने को 3 जोन्स देखने हैं, मेजरली नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट। अब यहाँ पे क्या है, मेडिकल रिपोर्ट्स देख के हम वास्तु करते हैं। जैसे कोई भी हमारे पास चाइल्ड बर्थ का केस आता है ना, उसमें 2 चीजें देखी जाती है। एक व्यक्ति की हॉरोस्कोप, क्या उसकी करंट दशाओं में चाइल्ड बर्थ अलाउड है या नहीं है। दूसरा उसके ये 3 जोन्स मेडिकल रिपोर्ट्स। मान लो मेडिकल रिपोर्ट्स में क्या, जैसे पहला क्वेश्चन पूछा कि जी फिजिकल रिलेशंस ओके है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेडिकली स्पर्म काउंट कम है जी, ये कम है, तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में। अगर मान लो मिस कैरेज के इशू हैं तो साउथ वेस्ट में। मान लो साउथ वेस्ट में टॉयलेट है या साउथ वेस्ट में सो रही है लेडी जिसने कंसीव किया, मिस कैरेज होंगे ही होंगे। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में स्पर्म काउंट अगर कम है, उसका एक सिंपल सा उपाय बता देता हूं आपको। किसी भी नर्सरी में चले जाओ, वहां पे उसको बोलो भाई जो तेरे पास
बेस्ट क्वालिटी की खाद है ना, फर्टिलाइजर, वो दे दे। वो खाद लेके ग्रीन कलर की प्लेट में ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में अपने घर में जमीन में ले जाके रख दो। आज टेस्ट करा लो, गारंटी है 30 दिन वो प्लेट रखने के 30 दिन बाद जाके अपना स्पर्म काउंट चेक करा लो और बता दे। मतलब दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, करा हुआ है एक्सपेरिमेंट। ठीक है। अगर ब्लोटिंग का इशू है या फैट का है, आपने कहा कि वेट लॉस भी किया है, हाँ, इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का मैं आपको वास्तु लॉजिक बताता हूँ। अभी मेरे ख्याल से 3-4 एक महीने पुरानी बात हो गई, मैं एम ही एक वीडियो देख रहा था, जैसे रील स्क्रॉल करते हैं वीडियो देख रहे हैं, तो एक वीडियो आई मेरे पास एक व्यक्ति की, मैं नाम भूल गया उनका, डॉक्टर हैं वो, तो उनकी वीडियो आई, तो वो कुछ हेल्थ के ऊपर बात कर रहे थे, पॉडकास्ट ही देख रहा था शायद मैं, कोई किसी डॉक्टर पाल हो गए सर, गट हेल्थ के ऊपर बात कर रहे थे। गट हेल्थ के ऊपर कर रहे थे शायद, हाँ क्या था, तो कोई वीडियो देख रहा था मैं, उन्होंने ना वीडियो में एक बात बोली जो मेरे दिल पे लग गई। बात क्या बोली उन्होंने, बोले हम कैंसर को बीमारी मानते हैं, हम लीवर खराब हो जाए तो हमें लगता है बंदा बीमार है, किडनी खराब हो जाए, बोले हम ना ओबेसिटी को बीमारी कंसीडर नहीं करते, और एक्चुअली में जो मोटापा है ना, जो ओबेसिटी है, ये एक्चुअली में बीमारी है, क्योंकि ये ओबेसिटी कई बीमारियों को जन्म दे रही है भाई, तो ये तो बीमारियों की जननी, तो सबसे बड़ी बीमारी हो गई। यार बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम तो हल्के में ले रहे हैं भाई, ठीक है मोटा है, पतला है पतला है, क्या दिक्कत है, बट एक्चुअली में दिस इज अ डिजीज। तो उस दिन से ना मैंने अपने मोटापे को ना डिजीज कंसीडर, मैंने कहा यार ये तो बीमारी है भाई, मतलब सब कुछ ठीक कर लिया तूने, लीवर तूने ठीक कर लिया, तूने अपनी शुगर ठीक कर ली भाई, तू इसको भी ठीक कर, ठीक है। वेट तो मैंने पीछे 10 किलो लूज किया ही था, तो मैं कहा नहीं यार इसको और करना है, जो भी है अपना इसके ऊपर थोड़ा टाइम लगाना है। फिर अपन तो वास्तु के बिना तो चलते नहीं ना, तो थोड़ा मैंने कहा यार वास्तु में दिमाग लगाते हैं। मैं बैक हैंड में चला गया, मैं आपको एक फोटो भेजूंगा, आपको दिखानी हो तो दिखा देना, मेरी शादी के टाइम की फोटो है, 2015 में मेरी शादी हुई थी, और 2015 में मतलब ये बटरफ्लाई विंग्स दिखते थे, और 4 पैक विजिबल एब्स थे मेरे, दिन में एटलीस्ट 2.5-3 घंटे जिम में होता था, और अच्छी फिजिक, बढ़िया बॉडी थी मेरी, कपड़े उतारता तो लगता था कि बॉडी बिल्डर है, खाड़े बखाड़े से आया ही। शादी हो गई, मैंने कहा यार, मैं ना रिकॉल कर रहा था, मैंने कहा यार उस टाइम मेरी इतनी अच्छी फिजिक थी, सब कुछ था, अचानक से ये क्यों इतना मोटा। और अगर आप मेरी डाइट देखोगे ना, मतलब एक पतले आदमी की मेरे से ज्यादा डाइट होगी, मतलब मैं खाता नहीं हूँ, मेरे को तो हवा सांस जोर से ले लूंगा तो अगले दिन 2 किलो बढ़ जाता है, ऐसा सिस्टम है। मैंने कहा मेरे शादी के बाद मेरी लाइफ में बदलाव क्या आए, मतलब इतना कोई मैं पहले भी नहीं खा रहा था, मैं अभी भी कोई जंक फूड कुछ नहीं खा रहा, नॉर्मल हूँ, क्यों। मैं कहा एक बार वास्तु देख, शादी से पहले जिस घर में रह रहा था अभी भी उस घर में रह रहा हूँ, बट उस घर में एक बदलाव क्या आया, जो मेरा मास्टर बेडरूम था ना, वो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में उसकी अलमारी के, ठीक है, मेरे कपड़े ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में थे। अब मेरा जो मास्टर बेडरूम है वो टॉयलेट के साथ अटैच है, एक दूसरा रूम है उसमें अटैच टॉयलेट नहीं है, एक अलमारी उसमें। अब लेडीज को अटैच टॉयलेट जरूरी होता है, वो ड्रेसिंग टेबल जरूरी होती है, ड्रेसिंग जरूरी होती है। तो शादी के बाद क्या हुआ, मेरी बीवी ने मेरे सारे कपड़े उठा के साथ वाले कमरे में कि तुम उसमें तैयार हो, तुम तो वॉशरूम से कहीं भी जा सकते हो भाई, अपने को तो कमरा बंद करके चाहिए, ठीक है। तो उसने मेरे कपड़े सारे उधर रख दिए और अपने कपड़े सारे ईस्ट नॉर्थ ईस्ट अलमारी में सजा दिए। अब जो अलमारी दूसरे रूम में है वो अलमारी साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में आप कुछ भी रखोगे ना, वो चीज वहां पे पड़ी रहेगी, वहां से हिलेगी नहीं, ठीक है। रिवर्स आप अपने कपड़े रख दो वहां पे, वो कपड़े किस सूरत में नहीं हिलेंगे, जब आपको आएंगे नहीं। आपने शर्ट पहनी, अबे यार बटन बंद नहीं हो रहा यार, कल तक हो रहा था, फिर आपने उतार दी, रख दी कि चल 2 दिन में कम होएगा तो हो जाएगा, आपने रख दी। आप टी शर्ट पहन के निकल गए, कोई टी शर्ट तो स्ट्रेच हो जाती। तो मेरे साथ क्या हुआ, जब से वो साउथ वेस्ट में अलमारी बनी ना, वहां पे क्या है, 25 शर्टें पहनने के लिए ऊपर की 3, आज ये पहन ली, फिर ये पहन ली, फिर ये पहन ली, फिर इसका नंबर आ गया, और नीचे वाली धांग लगी हुई है बेफालतू की, वो आई नहीं रही। तो मेरे को क्लिक हुआ, मैंने कहा यार जब से ये साउथ वेस्ट में इसने मेरी अलमारी शिफ्ट करी है ना, तब से मेरा वेट बढ़ रहा है भाई साहब। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अपनी वाइफ को बोला, मैंने कहा देख ऐसा है, इस अलमारी में से मेरे को एक कैबिन चाहिए, मैं कहा मैं अपने कपड़े यहाँ रखूंगा डेली पहनने वाले, जो वह सूट वूट वहाँ टंगे हैं छोड़ दे उनको। 1 हफ्ते कपड़े मेरे को वो ले लिया मैंने, और मैंने अपने डेली कपड़े वहां से उठा के इधर शिफ्ट कर, सिर्फ ये शिफ्ट किए,
डाइट पहले भी, मतलब मैं डाइट फूड ही खाता हूँ, मतलब मैं ज्यादा नहीं खाता, तला पला नहीं खाता, कुछ नहीं खाता, वो किया, हल्का फुल्का वर्कआउट, थोड़ी बहुत और डाइट पे फोकस, और 2 महीने में 6 किलो वजन कम हो गया, जो पहले भाग भाग के नहीं हो रहा था। मतलब रोज ट्रेडमिल पे भाग रहे हैं, हफ्ते में 3 दिन तो भाग रहे हैं, कोई 100 ग्राम भी कम नहीं हो रहा, और कपड़े इधर शिफ्ट करे साउथ वेस्ट से। तो जिन लोगों को ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं अब एक्सपेरिमेंट करके देख चुका, मैं कोई भी बात ना बिना मतलब एक्सपेरिमेंट करूंगा, चाहे आपके पे करूंगा या अपने पे करूंगा, बिना उसके नहीं, मतलब बिना प्रूफ के नहीं करूंगा। तो जाके वो साउथ वेस्ट में अपने चेक कर लें, वहां उनकी फोटो, उनके डेली रूटीन के कपड़े अगर वहां पे हैं, या उन्होंने साउथ वेस्ट में बहुत ज्यादा स्टोरेज कर रखी है, तो वही ठीक है। अब किसी को अगर स्किन का इशू आ रहा है, उसके लिए भी कुछ होता है? एक जोन है स्किन के लिए रिस्पॉन्सिबल, नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन। नॉर्थ वेस्ट में अगर घर में प्लांट्स हैं, प्लांट पैटर्न्स हैं, स्किन इश्यूज होंगे ही होंगे। इसके साथ साथ नॉर्थ वेस्ट में अगर आपके घर में प्लांट्स हैं, तो आपको स्किन के साथ साथ ब्लोटिंग इश्यूज भी होंगे, हवा भरी रहेगी शरीर में अननेसेसरी। ठीक है। अगर मैं थायराइड की बात करके चलूं, थायराइड के लिए ना देखो, थायराइड की अगर हम टेक्निकल बात करें तो बेसिकली यहाँ पे एक बटरफ्लाई जैसा ग्लैंड है। थायराइड कोई बीमारी नहीं है, पता आपको, जैसे थायराइड हो गया, ये सब ना लाइफस्टाइल डिजीज है। पुराने जमाने में कभी सुनी नहीं थी थायराइड वायराइड कोई बीमारी, कोलेस्ट्रॉल भी नहीं होता था, थायराइड कुछ नहीं होता था, ये सब आज के हैं। आप ना 10 में से 8 फीमेल में थायराइड देखोगे और 2 मेल में देखो। मेल्स में थायराइड नहीं होता, फीमेल्स को थायराइड होता है। पता क्यों होता है? वो बेचारी बोल नहीं पाती। जिन फीमेल्स को घर में बोलने नहीं दिया जाता, या जिन फीमेल्स के पास अपनी बात शेयर करने के लिए कोई नहीं होता ना, उनको थायराइड हो जाता है। डायरेक्शन की बात करें तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जो डिप्रेशन की डायरेक्शन है, वहां से थायराइड देखा जाता है। वहां पे कूड़ा कबाड़ स्टोर्ड है, अननेसेसरी क्लटर स्टोर्ड है, तो थायराइड हो जाएगा। इसकी एक छोटी सी सिंपल सी रेमेडी बता दूं आपको। सिंपल क्या करना है आपको, एक पेन और डायरी हमेशा अपने पास रखो। रात को सोने से पहले ना आपके मन में जितने भी थॉट्स हैं वो डायरी में लिख दो। किसी को भी आप कुछ कहना चाहते हो, कोई गाली भी बकनी है ना माँ बहन की, वो लिखनी है प्रॉपर, जो आपका मन करे पेपर पे लिखो। लिख के अपनी सारी भड़ास निकाल दो। लिख के उस पेपर को फाड़ो, या तो उसको जला दो या उसको फाड़ के डस्टबिन में रिलैक्स होकर। क्योंकि क्या है ना, अगर मैं आपको ये बोल दूंगा कि भाई ज्यादा किसी की सुनने की जरूरत नहीं है, तो सुना दो, आ दे तो झगड़े हो जाएंगे। आपकी वीडियो दिखा के कलेश दिखाएंगे, कल को डिवोर्स हो रहा है, कह रहे हैं देखो इन्होंने बोला था। तो इसलिए ना पेपर में लिखो, फाड़ के। ठीक है। अगर किसी को खांसी रहती है, जुकाम रहता है, इम्यूनिटी बेसिकली वीक रहती है, जनरली हेल्थ में जो इम्यूनिटी की डायरेक्शन है वो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन है। तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की जो डायरेक्शन है ना, वो आपको इम्यूनिटी देती है। अब अगर आपके घर में नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंड हो जाए, तो आपकी बॉडी ओवर इम्यून हो जाएगी। ओवर इम्यून में क्या होगा, हल्का सा भी डस्ट रेजिस्टेंस नहीं होगा, मतलब हल्का सा भी डस्ट गया तो खांसी चालू। तो ज्यादा इम्यूनिटी भी नहीं होनी चाहिए। और आपको पता है, एक अभी पीछे एक केस आया, उसमें ना व्यक्ति को ऑटो इम्यून डिजीज है, उनके घर में नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट भयंकर बढ़ा हुआ है, ठीक है। और कोई वास्तु वाला आके पिरामिड भी ठोक गया वहां पे, पिरामिड ने उसको और बढ़ा दिया कि इसको ठीक करने के लिए ना ये पिरामिड लगा लो, पिरामिड भी बढ़ गया। उनके साथ पता है क्या हो रहा है, उनकी बॉडी अपने ही ऑर्गन्स को खा रही है। मतलब इतनी इम्यून हो गई, वो अपनी किडनी, अपना लिवर सब खराब हो रहा है उनका, अपने आप ही अपने सेल्स को डिस्ट्रॉय करना चालू कर दिया बॉडी ने। तो वो कुछ ऑटो इम्यून टाइप का कुछ ऐसा कुछ डिजीज वो बता रहे थे। ये नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट है। बट वैसे अगर हम बात करें ना, मतलब ये तो आपने पूछा नॉर्मल कोल्ड एंड कफ, तो नॉर्मल कोल्ड एंड कफ तो आप नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट से देखोगे। बट अगर ये क्रॉनिक बन गया, अगर ये बहुत ज्यादा हो गया ना, तो उसके लिए एक डायरेक्शन है वेस्ट साउथ वेस्ट। वेस्ट साउथ वेस्ट की डायरेक्शन हमारे लंग्स को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। लंग्स जो होते हैं वो म्यूकस क्रिएट करते हैं, म्यूकस बनाते हैं, कुछ भी होता है। लंग्स जो है ना, वो इनसे एयर फिल्टर है बेसिकली, वाटर फिल्टर किडनी है, ऐसी लंग्स जो है वो एयर फिल्टर है। लंग्स की डायरेक्शन है वेस्ट साउथ वेस्ट। वेस्ट साउथ वेस्ट में अगर आपके घर में फ्रिज, एसी, डीप फ्रीजर कुछ भी है, ठंडा बर्फ बनाने की मशीन है, प्लेट एसी लगा हुआ है, विंडो एसी लगा हुआ है, फ्रिज रखा हुआ है, डीप फ्रीजर है, कुछ भी है, उस घर में मतलब कफ कभी नहीं जाएगा। लंग्स से रिलेटेड परेशानी रहेगी रहेगी। एक और चीज बताता हूं आपको,
जो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन है ना, वो इम्यूनिटी को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट में सोता है, उसके लंग्स खराब हो जाते हैं, 100% गारंटी। मेरे पास केस स्टडीज भी है, मतलब मैं आपकी फोन पे उस क्लाइंट से भी, क्योंकि वो क्लाइंट मेरे स्टूडेंट भी हैं, मैं बात भी करा सकता हूँ, उनके साथ ये हुआ था। होता क्या है, क्यों होता है? नॉर्थ ईस्ट इम्यूनिटी की डायरेक्शन है। आप नॉर्थ ईस्ट में जब सोओगे तो क्या होगा, आप अपनी इम्यूनिटी के जोन में सो रहे हो। हमारी बॉडी का मैकेनिज्म क्या है, हम 24 घंटे सांस ले रहे हैं, हमारे कान भी खुले हैं, मुंह भी बार बार खुलता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स भी खुले हैं। तो हमारे शरीर में ना कई सारे ऐसे होल्स हैं जहां से वायरस अंदर एंटर कर सकता है। आंखों से एंटर कर सकता है, नाक से, मुंह से, कान से, बॉडी की स्किन से भी एंटर कर सकता है। ये वायरस एंटर होता है, बॉडी के फाइटर सेल्स को पता है ठीक है कुछ नहीं कर रहा है, निकाल देंगे इसको बाद में, कोई बात, इकट्ठा होना नहीं, निकाल देंगे। जब आप नॉर्थ ईस्ट में सोते हो ना, तो नॉर्थ ईस्ट में क्या है, आप इमेजिन करो जैसे सरहद है, ठीक है। सरहद पे क्या जो सोल्जर है वो 24 घंटे ऐसे बैठा है क्या? 24 घंटे तो ऐसे नहीं बैठा ना, रिलैक्स बैठे, कुछ हलचल होगी तो वो एकदम से एक्शन में आएंगे ना। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में सोने से क्या है, बॉडी की इम्यूनिटी ऐसे बैठी है एक्शन में, हल्का सा भी कुछ आ गया ना भाई मार इसको। जब बॉडी बाहर के वायरस को मारती है तो हमारे फाइटर सेल्स भी मरते हैं, ये भी मरते हैं। अब जो ये मर गए, अब ये मरे हुए कहाँ जाएंगे? ये मरे हुए बॉडी क्या करती है, म्यूकस बनाती है, इनको म्यूकस में लपेट देती है। म्यूकस कौन बनाता है? लंग्स। म्यूकस बनाते हैं लंग्स। लंग्स म्यूकस बना के इन डेड सेल्स को लपेटते रहते हैं, लपेटते रहते हैं, लपेटते रहते हैं। ये जो म्यूकस है, ये कफिंग के दौरान, स्नीजिंग के दौरान या आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन से आपकी बॉडी से निकलता रहे। जब नॉर्थ ईस्ट में आप सोओगे ना, लंग्स इतना म्यूकस बनाएंगे, इतना म्यूकस बनाएंगे कि वो लंग्स में ही जम जाएगा। मतलब पूरा जो लंग्स है ना, जैसे फोम है, ठीक है, फोम के अंदर पानी भर दो तो वो हवा ले पाएगा, मोम भर दो उसमें वैक्स भर दो तो वो हवा ले पाएगा, वो जम जाता है। लास्ट पूछूंगा आपसे, स्लीप डिसऑर्डर, आजकल लोगों को रात को नींद नहीं आती। जो रात को नींद नहीं आती, अपने घर में साउथ की डायरेक्शन चेक कर लें, क्योंकि वास्तु में जो साउथ की डायरेक्शन है ना, वो स्लीप को रिप्रेजेंट करती है। स्लीप ना आना एक बीमारी हो गई, स्लीप आना लेकिन बढ़िया ना आना वो दूसरी बीमारी हो गई, है ना। रात को अचानक जाग जाना, ये तीसरी बीमारी हो गई। अगर आपको नींद आ ही नहीं रही, एक चौथी बीमारी भी ऐड करते हैं ना, बहुत ज्यादा नींद आना, होता ही रह रहा बंदा 12-12 घंटे, उठ ही नहीं रहा, आलस, 4 चीजें हो गई। तो अगर आपको नींद आ ही नहीं रही तो आपका साउथ या तो कट है, या साउथ में नीला और काला रंग है, ब्लू और ब्लैक कलर है साउथ में, या साउथ कट है। अगर नींद बहुत ज्यादा आ रही है, सोए ही जा रहे हो, तो साउथ एक्सटेंडेड भी है प्लस उसमें बहुत सारा लाल रंग। अगर बीच में स्लीप बार बार डिस्टर्ब हो रही है तो साउथ के अंदर कुछ खराब इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो सकती है। तो ये 2-3 चीजें आपको साउथ की डायरेक्शन आपने चेक करनी है नींद के लिए। ठीक है, एक छोटा सा उपाय दे दूं, अगर नींद की प्रॉब्लम है ना, चाहे ज्यादा आ रही है, चाहे कम आ रही है, चाहे रात को जाग रहे हो या कुछ भी है, डिस्टर्ब स्लीप है, एक मेडिटेट करते हुए पोस्चर में ब्रास के बुद्धा साउथ में लगा, जो मेडिटेट करता हुआ पोस्चर है ना बुद्धा जी का, वो अपने घर के साउथ में लगा दो, उसके बाद एंजॉय करो। और साइज कितना लेना है इन सारी चीजों? साइज रेमेडी का ना, ये मेरा हाथ का साइज ले लो, मतलब इतनी सी रेमेडी काम नहीं करेगी, मिनिमम एटलीस्ट इतना साइज होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले थैंक यू, बहुत मजा आया और बहुत कुछ सीखा। मुझे लगता है कि जैसे आपके पुराने एपिसोड के एजुकेशनल होते थे, ये वाला भी बहुत बढ़िया हुआ है कि लोगों को कुछ लेके निकले। तो कमेंट सेक्शन में बताना जो इन्होंने बताया ना, अगर आपको वो प्रॉब्लम है तो आपके उस जोन के अंदर दिक्कत होगी तो आप बताना नीचे कमेंट सेक्शन में। अगर आप पहली बार देख रहे हैं हमारी वास्तु वाली वीडियो, तो हमने पहले भी बना रखी है, जहाँ पे हमने बता रखा है कि कौन सा जोन होते हैं, कैसे जोन कैलकुलेट करते हैं, वो सारी हमने पहले बात कर रखी है। आप उसको देख लेना ताकि आपको और अंडरस्टैंडिंग मिल पाए। थैंक यू। तो इसी के साथ आज ये वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नशा, गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।